नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी और ब्रह्मोस मिसाइल होते हुए भी प्रलय मिसाइल को कहीं ज्यादा खास क्यों कहा जा रहा है? हर पैरामीटर में तेजस आगे है, फिर भी टर्की का हुरजेट कैसे तेजस को पछाड़ देगा? मिग-21 को बार बार क्रैश होने के बाद भी रिटायर क्यों नहीं किया जा रहा है और तेजस के स्लो प्रोडक्शन रेट की असली वजह क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शंकर कुमार जी का सवाल प्रलय मिसाइल के साथ साथ टर्की के हुरजेट को लेकर है। शंकर जी का पहला सवाल प्रलय मिसाइल के बारे में है। प्रलय मिसाइल को क्यों बनाया गया और ये क्यों खास है? देखिए, अगर दुश्मन के इलाके में उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स जैसे रडार स्टेशंस, कंट्रोल स्टेशन या किसी मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय करना हो तो हमें 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर रेंज की मिसाइल चाहिए थी। लेकिन इस तरह की मिसाइल्स तो भारत के पास पहले से ही थी। पृथ्वी मिसाइल थी जो 1000 किलोग्राम के पेलोड को 500 किलोमीटर दूर तक ले जा सकती है। ब्रह्मोस है जो 500 किलोमीटर दूर तक सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करती है। फिर प्रहार मिसाइल भी है जो 200 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। लेकिन इन तीनों के साथ थोड़ी समस्या आ रही थी। पृथ्वी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा नहीं दे पाती थी। प्रहार मैन्यूवरिंग करके दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है, लेकिन इसकी रेंज सिर्फ 200 किलोमीटर तक है और यह सिर्फ 250 किलोग्राम के पेलोड को ही ले जा सकती है। ब्रह्मोस के पास सुपरसोनिक स्पीड है, एक्यूरेसी है, लेकिन यह 500 किलोमीटर दूर सिर्फ 300 किलोग्राम के पेलोड को ही ले जा सकती है। इसकी कीमत भी ज्यादा है। तो अब भारत को एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो ज्यादा पेलोड ले जा सके, जिसकी रेंज भी 500 किलोमीटर तक हो और जो मैन्यूवर्स करते हुए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से भी बच सके। इसी को देखते हुए पृथ्वी मिसाइल और प्रहार मिसाइल की टेक्नोलॉजीज को मिलाकर प्रलय मिसाइल बनाई गई। 5 टन वजनी प्रलय मिसाइल में 2 स्टेज का सॉलिड फ्यूल इंजन लगाया गया है, जिसकी वजह से इसे कुछ ही मिनट्स में लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 700 किलोग्राम के पेलोड को 500 किलोमीटर दूर तक ले जाकर दुश्मन के मिलिट्री बेस या उनके स्ट्रेटेजिक एसेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। यह इतनी एक्यूरेट मिसाइल है कि 500 किलोमीटर दूर जाकर भी यह मिसाइल मात्र 10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। खास बात यह है कि यह प्रलय मिसाइल पहले बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ऊपर जाती है, लेकिन उसके बाद एक क्रूज मिसाइल की तरह लगातार मैन्यूवर्स करते हुए, अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देती है और अपने टारगेट तक पहुंचकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इस मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए 2022 तक का टाइम रखा गया था, लेकिन भारतीय साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इसे समय से पहले तैयार करके दिसंबर 2021 में ही इसकी सफल टेस्टिंग करके दुनिया को अपनी काबिलियत दिखा दी। शंकर कुमार जी के सवाल का दूसरा हिस्सा टर्की के हुरजेट को लेकर है। देखिए, हुरजेट सिर्फ एक ट्रेनर जेट है जो अभी बना भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए कॉम्पिटिटर बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। टर्की अपने पुराने हो चुके ट्रेनर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए हुरजेट नाम से एक सुपरसोनिक एडवांस ट्रेनर बना रहा है, जो एक हल्के फाइटर जेट का रोल भी निभा सके। इसकी स्पीड लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर रहेगी और यह 2200 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसमें भी GE का F404 इंजन लगाया जाएगा जो मैक्सिमम 79 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है। तेजस 1A में इसी F404 का दूसरा वेरिएंट लगाया गया है जो 85 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है। तेजस टर्की के हुरजेट से ज्यादा तेज उड़ता है, ज्यादा स्पीड से उड़ता है, ज्यादा ऊंचाई तक भी जा सकता है। दोस्तों, मलेशिया अपने लिए नए फाइटर जेट खरीदना चाहता है जो लाइट वेट कैटेगरी के हों, फाइटर जेट वाले सभी रोल निभा सके और जिनको ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके। तेजस मलेशिया की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। तेजस का एक भी क्रैश नहीं होने का शानदार सेफ्टी रिकॉर्ड है। इसमें लॉन्ग रेंज का ASA रडार लगा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा हुआ है। यह दुश्मन के फाइटर जेट पर लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकता है। तेजस 1A की कीमत भी कम है। इसे $43 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट की दर से बनाया जा रहा है। वहीं टर्की का हुरजेट हर पैरामीटर पर तेजस से पीछे है। इसका अभी तक एक भी वर्किंग प्रोटोटाइप तक नहीं बनाया गया है।
पहले प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, एक एक टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग होगी और तब कहीं जाकर 2027 तक यह पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा। लेकिन फिर भी यह मलेशिया के मामले में तेजस को पछाड़कर सेलेक्ट हो सकता है। इसके कुछ बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है टर्की और मलेशिया दोनों का मुस्लिम देश होना। मुस्लिम देश अक्सर एक दूसरे के प्रोडक्ट को ही तवज्जो देते हैं। इसके अलावा भी कई टर्किश कंपनियां पहले से ही मलेशिया में कई तरह के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं। इसलिए टर्की के लिए हुरजेट को मलेशिया में बनाना आसान रहेगा। टर्की ने तो मलेशिया को हुरजेट की डेवलपमेंट प्रोसेस में ही शामिल होने का इनविटेशन दिया है, जिससे मलेशिया भी फाइटर जेट्स को डिजाइन करना सीख सकेगा। टर्की के हुरजेट में तेजस की तरह इजरायली रडार व मिसाइल्स भी नहीं लगी होंगी जिस पर मलेशिया ऐतराज कर सके। यानी कुल मिलाकर तेजस हुरजेट से कहीं आगे है, लेकिन कुछ दूसरे रीजंस मिलकर हुरजेट को तेजस से आगे पहुंचा सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विकास कुमार जी का सवाल है कि MiG-21 क्रैश हो रहे हैं तो इसे जल्दी से हटा क्यों नहीं दिया जाता है। विकास जी, किसी भी फाइटर जेट की उपयोगिता और उसके एयरफ्रेम की मजबूती के हिसाब से उसकी यूजफुल लाइफ तय की जाती है। इसी कारण MiG-23, MiG-25 व MiG-27 जल्दी रिटायर कर दिए गए, लेकिन MiG-21 की अभी भी 4 स्क्वाड्रन एक्टिव हैं। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि सभी MiG-21 50 वर्ष पुराने नहीं हैं। जो काफी बाद में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए गए थे वही MiG-21 बाइसन वेरिएंट उड़ाए जा रहे हैं। हालांकि इन सबको अगले 2 वर्षों में रिटायर कर दिया जाएगा। MiG-21 को अभी तक रिटायर नहीं किया जा सका क्योंकि इन्हें रिप्लेस करने वाले तेजस फाइटर जेट का प्रोडक्शन बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है। देखिए, क्रैश तो F-35 समेत दूसरे फाइटर जेट भी होते हैं, लेकिन MiG-21 के ज्यादा क्रैश होने का असली कारण है इसके लिए जरूरी क्वालिटी स्पेयर्स की कमी होना। इसके एवियोनिक्स व फ्लाइट कंट्रोल आउटडेटेड हो चुके हैं। रशिया समेत बाकी सभी देश MiG-21 को रिटायर कर चुके हैं, इसलिए इनको अपग्रेड करना भी आसान नहीं है। दोस्तों, तेजस व एमका की प्रोसेस को फास्ट ट्रैक नहीं करने संबंधी भी सवाल पूछे गए हैं। देखिए, तेजस को बनाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि वो तेजस को जल्दी से क्यों नहीं बना पाते हैं। दोस्तों, इसमें सारी गलती HAL की नहीं है, बल्कि असली वजह है हमारे देश में एरोस्पेस इकोसिस्टम का ना होना। इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए कि अमेरिका को एक नया फाइटर जेट चाहिए। इसको डिजाइन करने के लिए लॉकहीड मार्टिन व बोइंग समेत कई कंपनियां आगे आ जाएंगी। क्या भारत में इस तरह की कंपनियां हैं? जवाब मिलेगा नहीं। अमेरिका अपने उस नए फाइटर जेट के लिए अच्छा इंजन चाहता है तो GE व प्रैट एंड विटनी कई अच्छे इंजन ऑप्शंस को सामने रख देंगी। अच्छा रडार चाहिए तो नॉर्थरॉप ग्रूमन कंपनी प्रोवाइड कर देगी। इसमें अच्छी मिसाइल्स लगानी है तो रेथियोन कंपनी कई ऑप्शंस सामने रख देंगी। यानी कुल मिलाकर अमेरिका के पास ऐसा एरोस्पेस इकोसिस्टम पहले से मौजूद है जहां से सारी टेक्नोलॉजीज पहले से ही तैयार मिल जाएंगी। यानी अमेरिका चाहे तो 1 से 2 वर्ष के समय में भी एक नया फाइटर जेट बनाकर मार्केट में ला सकता है। वहीं इसी सिचुएशन को भारत के साथ कंपेयर करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ही फाइटर जेट का एयरफ्रेम तैयार करना है, उसकी टेस्टिंग भी इसी को करनी है। फिर इसकी टेक्नोलॉजी किसी प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर की जाएगी। फिर उस प्राइवेट कंपनी को हैंड होल्डिंग करके सिखाना पड़ेगा कि इसे किस प्रोसेस से कैसे तैयार करना है। यही प्रोसेस हर छोटी छोटी टेक्नोलॉजी के लिए करनी पड़ती है, तब जाकर धीरे धीरे तेजस के पार्ट्स बनाने वाली वेंडर कंपनियां तैयार हो पा रही हैं। यह प्रोसेस स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसका फायदा हमें कुछ वर्ष बाद दिखना शुरू होगा जब हमारे पास भी अमेरिका की तरह ही एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम भी बहुत जल्दी जल्दी नए से नए फाइटर जेट को तैयार कर सकेंगे और दुनिया भर में उन्हें बेच सकेंगे। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।